1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। दिस इज नॉन एज क्या, अकाउंटिंग ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है, 1 जनवरी को चालू होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है, उसे हमने समझा था अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। ठीक है, ये आइडिया है ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का नहीं रहेगा, बता देता हूँ शॉर्ट में, और ताकि तुम लोगों को और एक लेवल पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। सी नए टर्म से इसमें ज्यादा मैं लिख के नहीं बताऊंगा, जैसे अब तक का स्ट्रक्चर क्या था, हम लोग पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता था बोर्ड पे, फिर यहाँ पे आते थे और फिर लिख लेते थे क्योंकि वो जरूरी था। ये इतना जरूरी नहीं है। ट्रेडिंग मतलब क्या, जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए आती है उसे हम ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाना जिनका मोटो नहीं है, सिर्फ सर्विस देना है, जैसे कि तिरुपति बालाजी आप देखते हो कितना डोनेशन मिलता है वहां पे, शिरडी साई बाबा कितना डोनेशन आता है, ऐसे बहुत सारे संस्थान, इतना पैसा आता है। देखो जहां पे मनी होगा वहां पे अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थ्रू डोनेशन क्यों ना, मुझे बताओ क्या साई बाबा शिरडी साई बाबा में वो लोग बिजनेस कर रहे हैं क्या, नहीं। भक्त अपने हिसाब से जाते, दान पेटी में दान डालते, और फिर जब वो देखते लिटरली गुरु पूर्णिमा जैसे कुछ इवेंट होते हैं वहां पे तो 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ निकलता है वो दान पेटी से। अब ये पैसा तो आ गया, अकाउंटिंग तो करना पड़ेगा, नहीं किया तो हो सकता है फिर कुछ लोग मिसयूज कर ले पैसों का, कि कितना पैसा मिला कहां पे, लेकिन फिर वो पैसा कैसे यूज करते, फिर इनकम तो हो गया, लेकिन ये साई बाबा शिरडी संस्थान, ये ऑर्गेनाइजेशन किधर खर्चा करती है पैसा, वो हॉस्पिटल्स बनाते हैं, है ना। हॉस्पिटल्स बनाते बोलते हैं कि कुछ लोगों को सस्ते में हम दवाई दे देंगे, बेसिक खर्चा लेंगे, बेसिक मतलब सस्ते में मतलब पैसा तो लेते लेकिन कॉस्ट कट टू कट लेते, इतना बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट नहीं लगाते। किसी को अनाथ आश्रम खोल देंगे, है ना, प्रसाद महाभंडारा 24 घंटे, बोले जितना आना है खाना है खाओ, तो खर्चा भी होगा और पैसा भी आएगा, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव पर्पस पैसा कमाना नहीं है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। और ज्यादा नहीं, और आप लिखो भी मत, इस पे मैं सवाल भी नहीं पूछूंगा। तो कुछ चीजें ऐसी होगी जिसपे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपको रटना नहीं है, बस समझना है कि बोला तो शब्द याद आने चाहिए। जैसे कि आपको ये अगर पूछा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट एस्टैब्लिश फॉर मेकिंग व्हाट बेटा, प्रॉफिट। आपके वर्ड में लिख देना कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए बनी नहीं है उसे क्या कहोगे, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, बट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी, वो सिर्फ सोसाइटी को सर्विस रेंडर करेंगे। Organization may be formed for promoting useful object like art, science, sports, culture, charity, profession। इसको बढ़ावा देने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, बाकी इनका पर्पस कहीं पे भी क्या होता है ना, प्रॉफिट कमाना नहीं है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गया, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन डाला कि गांव खेड़ों के सब बच्चों को क्रिकेट में आगे लेके आने का है, और एकदम फीस ना के बराबर ली। वो सिर्फ ये चाहते थे बच्चों को ट्रेनिंग मिले, मुझे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, तो उन्होंने खर्चा खुद की जेब से किया, जबकि प्रॉफिट कमाना ये उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को मैं क्या बोलूंगा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। एकेसीए नॉट फॉर पेकिंग आएगा कि ट्रेडिंग आएगा, ट्रेडिंग। वाई, क्योंकि मैं क्या ऐसे चैरिटी कर रहा कैसे, है ना। यूट्यूब पे डेफिनेटली हम कुछ लेक्चर्स देते हैं, 1400 वीडियोस है मेरे यूट्यूब पे, है ना। लास्ट के 2 महीने में अपने 10-10 हजार लाइव बच्चे देखते, तो उनसे अपन फीस नहीं लेते, लेकिन वो बात अलग, यूट्यूब से आ जाता है। तो पॉइंट इज व्हाट, कि आप लोगों को ये देखना होगा कि ट्रेडिंग कंसर्न मतलब बिजनेस कंसर्न एस्टैब्लिश विद ऑब्जेक्ट टू अर्निंग क्या बेटा, प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, आप बोल सकते हो इट इज नॉन एज क्या बेटा, ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इसको ऑल्सो क्या ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा बेटा, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो क्या, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे कुछ लिख के देता हूँ, और अब समझ रहे हैं, लिखना भी नहीं वाला तो लिखना भी मत आप, क्योंकि इतना जरूरी है भी नहीं। ठीक है, आप आपको मैं कुछ नाम लिख रहा हूं क्या बेटा, कमर्शियल कंसर्न, या तो इसका नाम क्या बेटा, ट्रेडिंग कंसर्न, या तो मैं क्या कहूंगा, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न। इन तीनों का ही ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, क्यों इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश का मतलब समझते ना, क्यों स्थापन हुए लोग, क्योंकि इन्हें क्या कमाना है, पैसा। रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, ट्रेडिंग की प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग। टाटा क्या है, ट्रेडिंग। भले वो चैरिटी करता हो बात अलग है, लेकिन मेन पर्पस तो प्रॉफिट कमाना है चीजों को, टाटा कार बेचेगा प्रॉफिट कमाएगा। अडानी क्या है, ट्रेडिंग, है ना। उसके बाद बर्गर किंग क्या है, ट्रेडिंग। पिज्जा हट क्या है,
ट्रेडिंग है ना। उसके बाद आप देखोगे नीचे वुडलैंड शोरूम, ये क्या है, ट्रेडिंग। जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के मोटो से बना है उसे मैं क्या कहूंगा, ट्रेडिंग कंसर्न। ओके, उसके बाद मैं एक नाम लेता हूं कि गणपतराव आपटे वाचनालय, फ्री में वाचनालय था, बोले हम खर्चा करेंगे तुम आके पढ़ाई करो, क्या है, नॉन प्रॉफिट कंसर्न एनजीओ, बस दैट्स ऑल, खत्म। तो आपको वन वर्ड में भी पूछ लिया कि ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग प्रॉफिट ऑब्जेक्ट है, नॉट प्रॉफिट, नॉन मेकिंग प्रॉफिट है, तो आपको उसके हिसाब से बाइफर्केशन आ जाएगा। कुछ चीजों पे तो हमें बहुत डिटेल में जाना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन हम कॉमर्स में आए हैं तो हमको पता होना चाहिए, शब्द अगर आ गए तो शब्द का अपना अपने आप में मतलब होता है। ठीक, गुडविल हमने कर लिया था बॉस, याद आ रहा है। गुडविल में हमने देखा था, ये तो इन्होंने ऐसे दिया है, हमारे नोटबुक में जो तुमने लिखा है वो पढ़ोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि नहीं सर, हमको वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा कि गुडविल मतलब क्या बेटा, रेप्यूटेशन। ये याद आ रहा है, एग्रीगेट ऑफ इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स, क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे बोलो तो, फेवरेबल लोकेशन, फिर क्या था, एबिलिटी एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय, फिर क्या था, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, और चौथा क्या पढ़ा था हमने, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ऐसे समझो कि पहले 4 लेक्चर को रिवाइज करके देता हूं, तो कल पेपर है तो तुमको वो भी काम में आएगा। ठीक है, तो वो अपना गुडविल था। गुडविल में याद रखने का, इन 4 चीजों की वजह से हमारा गुडविल बनता है। और एक पॉइंट हमेशा याद रखना गुडविल में, क्या याद रखोगे बेटा, कि सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी ओवर नॉर्मल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपने रिकॉर्डेड वीडियो देखा है तो, अमृत तुल्य वाला चाय और नॉर्मल चाय का दुकान, तो येवले अमृत तुल्य डेफिनेटली अपने नाम की वजह से, ब्रांड की वजह से ज्यादा पैसा कमा रहा है। मतलब जब वो 1000 रुपया कमा रहा है तो बाकी का 10 कमा रहा है, तो ये जो डिफरेंस है सुपीरियर अर्निंग, वो किसकी वजह से होता है बेटा, गुडविल, रेपुटेशन। और गुडविल में तुमने दो देखा, गुडविल ये क्या बेटा, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, जिसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ मनी। और गुडविल ये कौन सा एसेट है बेटा, इंटेंजिबल। ये याद रखना, इंटेंजिबल मतलब जिसको छुआ नहीं जा सकता करके, ऐसे वाली बात है, देखा नहीं जा सकता। फिर हमने प्रॉफिट भी देख लिया था। प्रॉफिट में क्या देखोगे तुम, कि व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन क्या बेटा, कॉस्ट प्राइस, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट। और प्रॉफिट से तुम्हारा कैपिटल क्या हो जाता है, इंक्रीज। तुम सेकेंड चैप्टर जब आओगे तो मैं बताऊंगा तुम्हें कि जब भी प्रॉफिट होता है, जिनका सेकेंड चैप्टर हो गया उन्होंने वो याद आ रहा होगा कि हम प्रॉफिट का पार्ट कहां पे ऐड कर देते थे, कैपिटल। ठीक है, ये गुड्स वगैरह तो एग्जांपल है। फिर आपने देखा था लॉस। लॉस क्या भाई, सेम उल्टा है उसका, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज मोर देन क्या, सेलिंग प्राइस, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉस। और लॉस से कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लॉस कैपिटल में से क्या करते हैं, लेस। जो बच्चे पहले थे उन्हें ये समझ गया। ओके, ये 2 से पढ़ लो एक बार, तो अपन एक बार इसको ना खत्म ही कर देंगे सारी चीज को। आज का लेक्चर रिवीजन टाइप समझो तो तुमको सारी चीजें बताओगे, कल के पेपर में तुम्हें लिखता है, पहला पेपर जो बच्चे अभी आए लिखोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बेटा, तुमको लगेगा कि हाँ, लेकिन घर पे जाके पढ़ना है आज जो नोटबुक में लिखा है। चलो, क्या था, क्या देखा हमने, व्हाट इज इनकम। इनकम ये रेवेन्यू है अराइजिंग आउट ऑफ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट इज अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड एंड अर्निंग फ्रॉम द इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन वगैरह वगैरह। एंड व्हाट इज रेवेन्यू, दोनों में एक बार फर्क पकड़ना। तुमने पढ़ लिया, अब मैं आपको ना समझा के बताता हूँ, यहाँ पे कुछ दिक्कत। 2 नाम है, बोलो, एक क्या नाम था बेटा, इनकम, और दूसरा क्या था, रेवेन्यू। दोनों पढ़े बराबर। अम, अभी कैसे बताओ, बता, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए मैंने लिख के दिया। इनकम का मतलब क्या है, पैसा आना, वेरी गुड, पैसा आना। मेरे पास पैसा है, तुमने फीस दिया, तुमने सबने मुझे क्या दिया, क्लासेस का फीस।
तो तुम्हारा फीस देना ये मेरे लिए, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज बोलूं तो इनकम है, इनकम म्हणजे पैसे हैं। बट मैं बहुत प्रिसाइज बात करूं तो क्या मेरा मेन काम टीचिंग करना ही है, तो मेरे मेन काम से जब पैसा आएगा तो मैं बहुत प्रिसाइजली उसे क्या नाम दूंगा पता है? रेवेन्यू। लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, अच्छा खासा कमाई हो रहा है, ये अदर देन मेरा ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गया। तो कलेक्टिवली सब अगर मैं साथ में कर लूं तो मैं उसे क्या बोल सकता हूं? इनकम। बहुत ही सिली डिफरेंस है, मतलब तुम लोगों को इधर ज्यादा वापस बोलना ना, कुछ ऐसी टर्म्स भी मैंने छोड़ी थी जो कल के पेपर में आने भी नहीं वाली। मतलब ये जो बता रहा हूँ वो मैं पूछने नहीं वाला हूँ, क्लियर क्लियर है बहुत। बस तुम एक से याद रखना, पढ़ लो एक बार, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी, कितना याद रहेगा मुझे नहीं पता बॉस, लेकिन इनकम इज द रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल, आना बाकी है या तो रियलाइज हो गया फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड एंड अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन एक्सेट्रा। कुछ भी तरीके से पैसा कैसी भी है उसे हम क्या कहेंगे? इनकम। लेकिन जब मैं रेवेन्यू की बात करता हूं, रेवेन्यू देखो यहाँ पे क्या नाम है? रेवेन्यू इनकम है दैट बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, यूजुअली फ्रॉम द क्या बेटा? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। जब नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में, अब मैं क्या सेल कर रहा हूं? गुड्स की सर्विस? सर्विस। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या सेल कर रहा हूं? सर्विस। तो जब मैं सर्विस सेल करता हूं बेटा, तो मैं सेल कर रहा हूं सर्विस या मैं गुड्स, उससे जो मैं इनकम कमाता हूं उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू। दिमाग में क्या? तो रेवेन्यू इनकम मोर और लेस सेम ही टर्म, दोनों ही केस में पैसा आ रहा है। लेकिन इनकम में तब तुम बोलोगे जब वेरियस सोर्सेज से तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तुम उसको इनकम बोलो। लेकिन सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी से पैसा आ रहा है तो तुम उसे क्या नाम दे सकते हो? रेवेन्यू। लेकिन रेवेन्यू भी तुम्हारा एक प्रकार का एक बट ऑब्वियस क्या है? इनकम ही है। तो रेवेन्यू को लिखते हो कैसे लिखोगे? इट इज एन इनकम दैट बिजनेस हैज अर्न फ्रॉम द क्या बेटा? इज नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। समझ गया? बाकी कुछ था नहीं। असेट्स लायबिलिटी नेटवर्क के बारे में मैंने बताया था। और दोस्तों जब मैंने असेट्स को बताया था, प्रीवियस सारे लेक्चर देखना, असेट को मैंने लिखवा के भी दिया था। असेट ये फिजिकल थिंग है या राइट है, ऑन बाय क्या बेटा? उसका वो मॉनेटरी वैल्यू है, जैसे कि डिजिटल बोर्ड मेरा खुद का है, तो इसको मैं क्या कहूंगा? असेट। क्या कहूंगा बॉस? असेट। ठीक है। कितने टाइप्स हमने देखे थे? फिक्स मतलब नॉन करंट, और क्या? करंट। एक देखना रह गया था, वो है फिक्टिशियस। आज मैं उसके बारे में बात करूंगा, और टेंशन मत लो, अभी मैं आज का लेक्चर शुरू कर रहा हूं एक्चुअली, जो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा कंसेप्ट है जो तुमने समझना चाहिए, क्योंकि कुछ साल बाद ये वर्ड तो हमेशा आने वाला है। बीकॉम तक, एमकॉम तक, एमबीए तक, कुछ भी कर लो, और तुम्हें टीचर्स कुछ साल बाद पूछेंगे फिक्टिशियस असेट क्या? फिक्स असेट समझ में आता है। फिक्स असेट मतलब जो बेनिफिट मोर देन क्या आता है? 1 ईयर, है ना, जो बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। याद करो अपन ने सीखा था। करंट असेट जो लेस देन क्या देता है? 1 ईयर बेनिफिट देता है। व्हाट डू मीन बाय फिक्टिशियस असेट? डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद है क्या? क्या होता था डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आप, इट इज बेसिकली रेवेन्यू नेचर का खर्चा, बट उसका बेनिफिट मोर देन क्या मिल रहा है? 1 ईयर। मतलब 5 लाख रुपया मैंने दे दिया एक साल में, तो एक साल का 1 लाख होता है, तो 4 लाख मैंने क्या दे दिया? एडवांस, जिसका बेनिफिट मुझे अगले 4 साल तक मिलने वाला है। तो कुछ ऐसे याद आ रहा है क्या? सिर्फ याद करो, फिर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तुमको ना। मैं कुछ बातें बताता हूँ। आपने सपोज ऐसे कहा था, आपने कितना कहा था? 30 लाख। 30 लाख वाला एग्जाम्पल था। 30 लाख रुपया मैंने 5 साल का दे दिया था, 5 ईयर्स, ये बताया हुआ एग्जाम्पल। तो 1 साल का खर्चा कितना होगा बेटा? 6 लाख। 6 लाख रुपया 1 साल का खर्चा होगा। करंट ईयर बोलते हैं इसे, करंट ईयर, 20 साल, करंट ईयर। और मैंने ना आपको समझाया था बेटा, तुम्हें अभी समझेगा तो नहीं ज्यादा, लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि करंट ईयर के 6 लाख कौन से अकाउंट में दिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को, सपोज ये डेबिट साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को 6 लाख रुपया दिखेगा, ऐसे था। लेकिन मैंने इस साल में टोटल 6 लाख नहीं, कितना पैसा दिया? 30 लाख। तो बचा हुआ जो 24 लाख रुपया एडवांस में दिया है, वो कहां पे दिख रहा था बोलो तो? वेरी गुड, याद है तुमको। मैंने कहा था वो बैलेंस शीट में कौन से साइड को दिख रहा था? असेट साइड को ये 24 लाख रुपया दिख रहा था उस साल में। और देखो ये अपन ने लिखा हुआ था,
डेफर रेवेन्यू में। भले एक छोटा सा पॉइंट था बट लिखा था, क्या लिखा था हमने कि जब तुम 30 लाख रुपए दे रहे हो, एक्चुअली ये खर्चा क्या है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट बेसिकली कौन सा नेचर है, रेवेन्यू के कैपिटल, रेवेन्यू सॉरी मतलब रेवेन्यू बोला था ना, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू मतलब इनकम मत ट्रीट करना, बेसिक लोकल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट वो कितने साल के लिए दिया, 5। तो इसीलिए उसको मैंने कौन सा रेवेन्यू बोला, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो करंट ईयर का था वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट को डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने ही लिखा था जो एडवांस में दिया है वो बैलेंस शीट में कहां पे लिखते थे, असेट। तो ये कौन सा असेट है, देखो मेरे को तो उदाहरण एग्जांपल देना बेटा। कार असेट है कि लाइबिलिटी है, मैं बिल्डिंग बात करता हूं, बिल्डिंग, बिल्डिंग असेट है कि लाइबिलिटी है, असेट। ठीक है, मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर असेट है कि लाइबिलिटी है, असेट। ये ऐसे असेट है जो दिखते तो है ना, गुडविल भाई वो भी मेरा असेट है, भले इंटेंजिबल है। ये किस चीज का असेट है, जो मैंने पहले ही दे दिया, सिर्फ सर्विस लेना बाकी है। तो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अब आते हैं, यहाँ पे कुछ समझते हैं, फिक्टिशियस असेट में कुछ वर्ड मिलेगा क्या मेरे साथ। दिस असेट आर नॉट प्रेजेंटेड बाय टेंजिबल, वो एक्चुअली होता नहीं, जैसे फर्नीचर दिखता है, जैसे हमको कार दिखती है, जैसे बिल्डिंग दिखता है, वो असेट साइड को लिखा तो दिखता है ना। आपने 24 लाख रुपए किधर दिखाया, असेट साइड, लेकिन वो कार जैसा दिखेगा क्या, नहीं। समझो, दिस असेट नॉट रिप्रेजेंटेड एज अ टेंजिबल पोजीशन और प्रॉपर्टी, दे आर डैश डैश असेट। कौन सा असेट है, इमेजिनरी। इमेजिनरी समझता है, इमेजिनेशन वाला भी बोलता है ना कि अपन बड़े बड़े सपने देख रहे थे, इमेजिनरी असेट बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको आप बेच नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ो तो क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 4 years। तो ये जो एडवांस वाला था ना 4 साल का 24 लाख रुपया, देखो 5 साल का था, 1 साल मैंने रख लिया, 4 साल का 24 लाख असेट को दिखाया। तो वो एग्जाम्पल किसका बेटा, फिक्टिशियस असेट का। तुमने नोटबुक में असेट लिखा था क्या, उसके नीचे फिक्टिशियस असेट लिखो, फिक्टिशियस असेट लिखो, उसी उसी पेज में। अगर जगह नहीं छोड़ी होगी तो आगे लिखना। फिर कुछ बात है, फिक्टिशियस असेट तुमको पेपर में भी आ सकता है। क्या की पॉइंट बोलोगे, बोलो इधर, फिक्टिशियस असेट में क्या लिखोगे बोलो। पहला, they are not represented by tangible possession or property, these assets are not represented, these assets are not represented by क्या बेटा, tangible possession, tangible possession or you can say property। हाँ बेटा, हाँ पण मग इंटेंजिबल मध्ये पण काहीतरी वेगळं त्याचे कॅटेगरी म्हणता ना, काय म्हणता, फीचर्स आहे, तसे आला तरी म्हणून आपण त्याला इंटेंजिबल पण न म्हणता फिक्टिशियस म्हणतो। ठीक है, दिस असेट नॉट रिप्रेजेंट बाय टेंजिबल पोजेशन और क्या, प्रॉपर्टी। उसका कोई अपने पास कार जैसा पोजेशन नहीं होता। ठीक है, हमने दे दिया है तो हमारा असेट है कि हम उसका बेनिफिट लेने वाले। बट आप बाकी के लेक्चर देखना तो आपको समझेगा, मैं आपको पांचों के पांचों लेक्चर दे दूंगा। दे आर इमेजिनरी असेट बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होना मतलब उसे बेच नहीं सकते। दे आर इमेजिनरी असेट, इमेजिनरी असेट ऐसे तुमको है ना तो वन वर्ड के लिए आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमेजिनरी असेट, फिक्स असेट, करंट असेट के फिक्टिशियस असेट। तो फिक्टिशियस असेट इज इमेजिनरी असेट, उनका रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है, दे डू नॉट हैव रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू म्हणजे काय सर, की जसं कार तुम्ही परत विकू शकता और बेच के तुमको कुछ पैसा मिलेगा, ये नहीं बेच सकता। एक बार खर्चा तुमने ऑलरेडी कर दिया, तुमने खर्चा कर दिया, इसलिए आया कि दे आर इमेजिनरी एसेट बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। और एग्जांपल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोल दे रहा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस।
एग्जाम्पल, और तीसरा पॉइंट लिखोगे एग्जाम्पल में लिख सकते हो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर 4 ईयर। बस ये 3 पॉइंट आपको लिखना है। अच्छे से लिख लो, ये कल आपको हो सकता है 50 से 50 पूछ लो। कल का पेपर 20 मार्क का रहेगा, 10 टर्म्स आएंगे कोई भी, जो आपको दिया ना उसमें से कोई भी 10, और आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर। और पेपर का टेंशन मत लेना, अब तक अच्छा लगा, अभी पेपर बोला तो बोले यार सर वो मत करो सर, पढ़ाओ, और संडे को छुट्टी है। और आप जो सर, आपका नाम क्या है? आशुतोष, आपको लेक्चर देखने हैं सारे पांचों के पास। वैसे तो मैंने लाइबिलिटीज तुम्हें समझा दिया था, बट व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी फिक्स और करंट रहेगा। मैं तुम्हें वापस एक बार बताता हूँ व्हाट इज लाइबिलिटी म्हणजे काय। जो पैसा हमें पेएबल है, देना पड़ेगा, हमारा नहीं भाई, किसी और को हमें देना है, ड्यू हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइबिलिटीज। फिक्स लाइबिलिटी ऑन द मेजर सोर्स ऑफ फंड इन दिस बिजनेस इज फिक्स लाइबिलिटी. It may be in the form of capital, secured loan, long-term loan, long-term loan from bank and from the kind of financial institution. बताता हूँ कैसे। कैपिटल क्या होता है? एसेट की लाइबिलिटी, और एक कंपलसरी देना ही पड़ेगा। मतलब जब बिजनेस बंद होगा तो बिजनेसमैन से लिया हुआ पैसा है जो वापस बिजनेस को किसे लौटाना पड़ेगा? बिजनेसमैन को। तो बस आप ऐसे समझना, ऑन द मेजर सोर्स ऑफ फंड, जो बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ फंड मतलब क्या? पैसा यही से आता है। जैसे मैंने क्या किया, लोन ले लिया बड़ा, 20 साल के लिए 50 करोड़ का लोन ले लिया, तो लोन लिया तो मेरे पास पैसा है ना बिजनेस चलाने के लिए। कैपिटल क्या होता है? सोर्स ऑफ फंड ही होता है ना। तुम बोलते हो, मैं तुमको बोलू बेटा तुम एक काम करो, क्यों 12-20 से तुमको अभी भी आगे कितने साल पढ़ना है? 7 साल पढ़ना है। एक काम कर, अभी से बिजनेस चालू कर, 7 साल में बिजनेस किधर जाएगा? तुम बोलोगे वो तो बराबर है सर, पैसा कौन देगा, मतलब कैपिटल कौन देगा? कैपिटल ये क्या होता है? फंड होता है बिजनेस के लिए, फंड होता है, सोर्स ऑफ फंड, समझ रहे हैं क्या? सोर्स मतलब रेवेन्यू सोर्स। जब पैसा आएगा तो उससे बिजनेस हम क्या कर पाएंगे? रन कर पाएंगे। तो ये वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड है इन द बिजनेस। फिक्स लाइबिलिटी, इट मे बी इन द फॉर्म्स ऑफ कैपिटल हो सकता है, सिक्योर लोन, सिक्योर लोन समझता है? तो मैं दो चीजें बताता हूँ, चलो आज सिर्फ समझने के लिए, इसका पेपर नहीं आएगा और तुमको ना ऐसे टेंशन लेना। लोन समझता है? लोन, व्हाट इज लोन? जो बैंक से हम लोग पैसा लेते हैं, मेरे को घर लेना है सपोज 50 लाख का, मेरे पास 50 लाख नहीं है, मेरे पास से 5 लाख है, तो मैं 5 लाख डाउन पेमेंट देता हूँ, और बचा हुआ 45 लाख रुपए मुझे कौन देता है? बैंक। वो बैंक से जो पैसा लिया वो मेरा खुद का पैसा है क्या? नहीं, तो मैं क्या टर्म यूज करता हूँ? बैंक लोन। ठीक है, तो बैंक ने मुझे सपोज कितना लाख दिया? 45 लाख रुपीज दिए। कल जाके अगर मैंने पैसा नहीं पे किया तो बैंक को क्या होगा? सोचो ना, कितने लोगों को बैंक लोन देते हैं। ऐसा हो सकता है ना किसी ने पैसा नहीं दिया तो? सोचो। वेरी गुड बेटा। बैंक के पास असेट्स मतलब क्या? बैंक क्या करती है पता है? लोन देती है ना, तो बोलती है जो घर है ना, घर तूने जिसका वैल्यू 50 लाख वगैरह बोला है, बैंक क्या बोलती है? ये घर हम गिरवी रख लेते हैं, तुमको हम लोन दे रहे 45 लाख, लेकिन कहने के लिए तो तुम उस घर में रह रहे हो, तुम हमको मंथली ईएमआई देना 20 साल, और 20 साल बाद जब पूरा 45 लाख आएंगे ना, तो इस घर के डॉक्यूमेंट्स हम आपको वापस करेंगे।
तब तक आपके पास सिर्फ पोजेशन रहेगा जिसने लोन लिया है। पोजेशन मतलब सिर्फ नाम के लिए घर में रह रहा है, अभी भी प्रॉपर्टी किसके पास है? बैंक के पास। तो अगर तुमने कल जाके पैसा नहीं दिया, बैंक बोलेंगे घर से बाहर जाओ, ये घर हम किसी और को बेच देंगे। लॉजिक बराबर है ना? तुमको इतना तो आइडिया रहेगा, कॉमन सेंस है। तो ये जो बैंक ने लोन दिया, बदले में तुमसे क्या ले लिया पता है? सिक्योरिटी। क्या ले लिया बेटा? सिक्योरिटी, मॉर्गेज, गहाण ठेवली काय वस्तु है ना, कुछ तो तुमने रख दिया, गिरवी रख दिया। तो इस प्रकार का लोन जो बैंक ने दिया, इसे कौन सा लोन कहेंगे बेटा? सेक्योर्ड लोन। कौन सा लोन कहेंगे? सेक्योर्ड लोन। समझा भी कंसेप्ट? व्हाट इज सेक्योर्ड लोन? जो वर्ड आया था सेक्योर्ड लोन, मतलब वो लोन देने के बाद अगर आपने कुछ चीजें गिरवी रख लिया है, मतलब पता है, सपोज मुझसे कल किसने पैसे मांगे, सर मेरे को 10,000 दो, मैंने बोला 10,000 रुपए तो दूंगा भाई, एक काम कर तेरी गाड़ी मेरे नाम पे करके 50,000, मतलब जब तू मुझे 10,000 देगा तो मैं तेरे गाड़ी का डॉक्यूमेंट तुझे वापस दे दूं, और उसने नहीं दिया तो मेरे पास क्या रहेगा? गाड़ी। तो मैं कुछ रिस्क पे हूं क्या? नहीं। तो ऐसा जब मैं लोन बांटता हूं तो उसे कौन सा लोन कहते हैं बेटा? बस कंसेप्ट खत्म, सेक्योर्ड लोन। मतलब ये तो एक शब्द था, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ऐसा ना हो कि बच्चों को पूछा कल जाके कॉलेज में, कॉमर्स लिया सेक्योर्ड लोन का असर, बोले क्या पता लोन पता है। अच्छा, उसका अपोजिट आएगा अनसेक्योर्ड लोन। अनसेक्योर्ड क्या होगा? तुमने 10,000 मांगे, मैंने दे दिया, बोला ठीक है यार, बोलते ना भरोसे के खाई, तू किधर जाने वाला है, आ जाएंगे पैसे, चला गया तो कुछ नहीं कर लोगे। तो एनीवेज इससे तुम्हारा सिक्योरिटी नहीं है, इसे क्या कहा जाएगा? अनसिक्योर्ड लोन। तो एनीवेज मैंने क्या समझाया तुम्हें, हम कहा से क्यों आए? ये तो लाइबिलिटी है बेटा। अगर तुम बैंक से लोन लोगे, जो बड़े बड़े सिक्योर्ड लोन है, लॉन्ग टर्म लोन से बैंक से, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसको तुम क्या कहते हो? फिक्स लाइबिलिटी। व्हाट इज करंट लाइबिलिटी? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पेएबल विद इन क्या बेटा? ईयर। एक साल के अंदर जो दे देना पड़ता है उसको अपन कौन सा लाइबिलिटी बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी। It is called current liability. Current liability arise in the regular current operation of the business. These liabilities are not normally क्या बेटा? Secured. ये usually secured liability नहीं होती। अब ये समझ गया ना? क्योंकि 2 महीने की बात है, क्या घर लेके क्या करेगा? 2 महीने के लिए पैसा मांगा है, 1 साल के अंदर तो देना है। तो जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है वो यूजुअली सिक्योर्ड नहीं होती, वो जैसे कि क्रेडिटर, बिल्स पेबल वगैरह वगैरह। ये घर पे जाके लिखने का, ठीक है? लाइबिलिटी में इतना घर पे जाके तुमको लिखना। तो अब याद रखो, मैं तुमको वापस एक बार लिखता हूँ कि पेपर में क्या क्या चीजें आ सकती है। स्टार्टिंग से मेरे को बताओ, कल तुमने फोटो खिंचाई था, वो सारी बातें, कितने टर्म्स हो गए थे कल के फोटो में? देखो तुम, 13 14 क्या था नंबर, देखो। और मेरे को पर्सनल पे भेज देना फोटो, तो मैं ग्रुप में वापस भेज दूँ। कितने थे बेटा टर्म्स, दिख रहे क्या? 13, 13 ना, 13। और आज हमने क्या किया? वो ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग किया, वो तो सिंपल था। उसके बाद हमने वो फिक्टिशियस देखा, फिक्टिशियस अच्छा था, वो ऐड कर लेना 14 में, या उसका ही टाइप था असेट में। और फिर लाइबिलिटी वाला पार्ट देखा। आज घर पे जाने का मैथ्स वाला लेक्चर, मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स का लेक्चर कर लेंगे जिन्होंने बुक ले लिया है। अब टर्मिनोलॉजीज को आपको समझा है। मैं क्या देखो, कल के पेपर में कम मार्क्स आए ना बेटा, मैं ये नहीं समझूंगा कि तुमको कुछ नहीं आता। राइटिंग ही हमेशा से बच्चों का प्रॉब्लम रहा है। एग्जाम हमेशा से दिल की धड़कन बढ़ाने वाली चीज रही है ना? एग्जाम बोला तो टेंशन हमेशा ही बढ़ा है, धक धुक बढ़ती है कि क्या होना। मतलब लिटरली कुछ बच्चे बेचारे ऐसे होते हैं जो घर पे सब अच्छे से पढ़ते हैं, एग्जाम हो जाने के बाद भूल जाते हैं, बोले यार सर अभी भूल गया, अभी क्या करूं। तो मैं तुमको कोई भी केस में तुमको जज नहीं करूंगा अगर मार्क्स कम मिले। ये मार्क्स इसलिए नहीं हो रहा है पेपर के, मैं तुमको तुम्हारा इज्जत उतारू यार, क्या तो 2 मार्क्स लेके आया, इतना लेक्चर किया, बिल्कुल नहीं। तुम आओ, तुम बैठो, तुम आदत लगाओ, अपने ब्रेन को कंट्रोल में लाओ कि एग्जाम सेंटर में जाने के बाद हम भूलेंगे नहीं यार, हमको कुछ ना कुछ तो याद आएगा। भूल भी गए तो अपने अंडरस्टैंडिंग पे कैसे लिख सकते हैं? तो कितने मार्क्स मिलेंगे? इसीलिए एग्जाम के लिए आना है। तुम्हारे मार्क्स लगता है सर, तो देखो वैसे तो पेरेंट्स ग्रुप में हम शेयर करते हैं, बट तुम आइए, अपने लिए वो करो, मैं किसी से कंपेयर नहीं करूंगा, तुम सिर्फ अपना अपना इंप्रूवमेंट देखना, चलेगा? आज पढ़ोगे खुद के लिए, ठीक है? अच्छे से पढ़ना, जितना है उतना याद रखना, और जितना है उतना लिखना अपने हिसाब से, बिल्कुल स्ट्रेस लेने का नहीं। किसी के साथ हम कंपटीशन में नहीं है, अपने लिए अपन पेपर देने जाने वाले, ठीक है? तो यहाँ पे रुकते हैं, थैंक यू सो मच। और थोड़ी देर मतलब आपको कोई